अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं और किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सन 2017 के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल कराएंगे। पिछली वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पेपर के 25 सवालात हल कराए थे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। इसके अलावा आपको टीजीटी और पीजीटी की प्लेलिस्ट भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी मदद से भी आप लोग अपने इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने आपको 25 सवाल करा दिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में एक लफ्ज़ दिया गया है। क्या है लफ्ज़? लफ्ज़ है तबल। इसका आपको मुतरादिफ बताना है, यानी कि सिनोनिम्स बताना है, हम माना बताना है, समानार्थी बताना है। तो क्या सारंगी होगा, गिटार होगा, सितार होगा या फिर दमामा होगा? तो तबल का जो मुतरादिफ लफ्ज़ होगा यहाँ पे दमामा हो जाएगा। अगला सवाल है नून मीम राशिद का पूरा नाम। अब यहाँ पे नून मीम राशिद से मुताल्लिक सवाल आया है, तो चलिए इनके बारे में कुछ अहम चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले इनका पूरा नाम क्या है? तो नज़र मोहम्मद राशिद, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है। नज़र मोहम्मद राशिद नूर मोहम्मद का पूरा नाम है। इनका तखल्लुस क्या है? इनका तखल्लुस गुलाब था। ठीक है, नून मीम राशिद का तखल्लुस गुलाब था। 1910 में ये गुजरानवाला पंजाब में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1975 में हुआ। कहाँ पे हुआ ये पूछा जाता है। नून मीम राशिद का इंतकाल कहाँ पे हुआ? लंदन में हुआ, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इनके अगर मैं आपको शेरी मजमूओं की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है मावरा। 1941 में इन्होंने लिखा था, इनका पहला शेरी मजमूआ था मावरा। इसके अलावा ईरान में अजनबी, ये पूछा है क्वेश्चन। ईरान में अजनबी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ऊपर ही कहीं आपको मिलेगा। पूछा है कि ईरान में अजनबी ये किसकी तसनीफ़ है। देखिए, ईरान में अजनबी किसका मजमूआ कलाम है? तो आपका जवाब था नून मीम राशिद का। तो मावरा ईरान में अजनबी। इसके अलावा नून मीम राशिद का मजमूआ कलाम है ला इंसान। ठीक है, ला इंसान। और फिर आपका आखिरी जो इनका मजमूआ कलाम है उसका नाम है गुमान का मुमकिन। गुमान का मुमकिन भी नून मीम राशिद का ही मजमूआ कलाम है। इन्होंने विलियम चेरोयान की एक नावल थी जिसका नाम था मामा आई लव यू। इसका इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था अम्मी मैं तुम्हारी हूँ। अम्मी मैं तुम्हारी हूँ ये तसनीफ़ अंग्रेज़ी के नावल मामा आई लव यू का उर्दू में तर्जुमा है। इसके अलावा इन्होंने लॉरेन ईजली की एक किताब थी जिसका नाम था फायरमैन ऑफ टाइम, उसका भी इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन किया था। तो यहाँ पे आपने नून मीम राशिद से मुताल्लिक अहम चीज़ें जान ली। उनका पूरा नाम आपसे पूछा गया था, तो नज़र मोहम्मद राशिद है। हम वहशी हैं, ये किसके अफसानों का मजमूआ है? कुरतुलैन हैदर के, कृष्णचंद्र के, इस्मत चुगताई के या फिर सज्जाद ज़हीर के? तो हम वहशी हैं ये कृष्णचंद्र के अफसानों का मजमूआ है। अब यहाँ पे हम कृष्णचंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। 1914 में 1914 में ये गुजरानवाला में पैदा हुए और इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। कब? 1977 यानी कि 1977 में। इनके बहुत सारे नावल हैं, लगभग 47 नावल हैं, तो सबका यहाँ पे बयान मुमकिन नहीं है। बस याद रखिए इनका जो पहला नावल है उसका नाम है शिकस्त। आपसे अगर पूछे कि कृष्णचंद्र के पहले नावल का नाम क्या है? शिकस्त है। 1942 में ये साकी बुक डिपो दिल्ली से शाये हुआ था। इनके अफसानवी मजमूओं की बात करें तो इनका पहला अफसानवी मजमूआ है
तिलिस्मे ख्याल, ठीक है। पहला अफसानवी मजमूआ कृष्णचंद्र का तिलिस्मे ख्याल है। 1939 में ये शाये हुआ था। इसके अलावा अन्नदाता हम वैशी हैं, जो कि आपसे पूछा है, अन्नदाता हम वैशी हैं, नज़ारे भी इनके अफसानों का मजमूआ है। इनके आखिरी अफसानों का मजमूआ कौन सा, अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। कृष्णचंद्र के आखिरी अफसानों का मजमूआ देवता और किसान है। देवता और किसान, जो कि इन्होंने 1970 में लिखा था। ये कृष्णचंद्र के अफसानों का आखिरी मजमूआ है। अगर कृष्णचंद्र के ड्रामों की बात करें तो दरवाज़ा खोल दो, हजामत, नीलकंठ वगैरह बहुत मशहूर है, ठीक है। इनका रिपोर्टाज जो है वो पौधे, आपसे पूछा जाता है पौधे किस सिन्फ की, ये पौधे कौन से सिन्फ है, तो पौधे ये रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज किसका है, तो ये रिपोर्टाज जो है ये कृष्णचंद्र का है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि हम वहशी हैं, ये जो अफसानवी मजमूआ है ये पाकिस्तान में किस नाम से शाये हुआ, तो पेशावर एक्सप्रेस के नाम से ये शाये हुआ था पाकिस्तान में। चलिए, मीर अमन का उर्दू नस्र में वही मर्तबा किसने बताया जो उर्दू शायरी में मीर तकी मीर को हासिल है। यानी कि आपसे अगर ये सवाल इस तरह से पूछ दे कि मीर अमन का उर्दू नस्र में वही मर्तबा है जो उर्दू शायरी में मीर तकी मीर को है, ये कौल किसका है, तो आपका जवाब क्या होगा। क्या रशीद हसन खान ने ये कौल कहा, या फिर शमसुर रहमान फारूकी ने, शिबली नोमानी ने, या फिर सर सैयद अहमद खान ने। यहाँ पे देखिए मीर तकी मीर और मीर अमन को एक ही कैटेगरी में कहा जा रहा है। यानी कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। ये किसने कहा, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा। अब यहाँ पे मीर अमन की बात हो रही है, तो मीर अमन के बारे में तो आपको बहुत सारी बातें पता होंगी, ठीक है। ये बहादुर अली हुसैनी के तवस्सुत से फोर्ट विलियम कॉलेज पहुँचे थे। जब ये फोर्ट विलियम कॉलेज पहुँचे तो 1803 या 4 में, ज़्यादातर लोग 1804 मानते हैं, 1804 में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, बागो बहार। बागो बहार इन्होंने लिखी, बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई किताब, ठीक है। अब बागो बहार कौन सी किताब का तर्जुमा थी, तो बागो बहार ये मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की एक किताब थी जिसका नाम था नौ तर्ज़ मुरस्सा। नौ तर्ज़ मुरस्सा ये किताब भी तबज़ाद नहीं थी। नौ तर्ज़ मुरस्सा फ़ारसी के एक किस्सा चहार दुर्वेश का तर्जुमा थी। यानी कि चहार दुर्वेश का तर्जुमा नौ तर्ज़ मुरस्सा, जो कि डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में थी बहुत ज़्यादा, और इसका इजी लैंग्वेज में 1804 में फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया तर्जुमा किया किसने, मीर अमन ने, ठीक है। मीर अमन इनका असली नाम था, लुत्फ़ इनका तखल्लुस था। इसके अलावा बागो बहार के अलावा भी एक किताब मीर अमन ने लिखी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था गंजे खूबी। गंजे खूबी ये एक किताब अखलाक़ मुहसिना का उर्दू में तर्जुमा थी, ठीक है। तो यहाँ पे मीर अमन से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें आपने जान ली। अब दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल कौन था भाई। देखिए, दिल्ली कॉलेज का अगर पहला प्रिंसिपल आपसे पूछा जाता तो आप बताते टेलर, लेकिन टेलर तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पे पहले दिल्ली कॉलेज के बारे में जान लीजिए। इसका क़याम 1825 में हुआ, ठीक है। पहले इसके प्रिंसिपल टेलर थे, लेकिन बाद में एल्वाइस स्प्रिंगर इसके प्रिंसिपल भी बने थे। तो देखिए, एल्वाइस स्प्रिंगर है क्या ऑप्शन में, जॉन गिलक्रिस्ट है, तो ये तो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। ग्रियर्सन और प्रोफेसर अर्नाल्ड हो नहीं सकता। डॉक्टर स्प्रिंगर ये दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली कॉलेज के बारे में आपने जान लिया। 1857 में दिल्ली कॉलेज जब गदर हुआ था, पहली जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ये दिल्ली कॉलेज बंद हो गया था। फिर 1864 में दोबारा खुला था। ये पूछा जाता है कि दिल्ली कॉलेज दोबारा कब खुला, तो 1864 में।
दिल्ली कॉलेज से मुताल्लिक एक किताब लिखी गई, इसका नाम था मरहूम दिल्ली कॉलेज। इसके मुसन्निफ़ कौन थे? मौलवी अब्दुल हक, मास्टर रामचंद्र, या फिर इमाम बख्श साहबाई, या फिर मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ाद। तो मरहूम दिल्ली कॉलेज ये जो किताब है ये बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक इनका एक बहुत ही मशहूर तख्लीक है चंद हम असर के नाम से। ठीक है, चंद हम असर किसकी तख्लीक है आपसे पूछा जाए तो मौलवी अब्दुल हक। इनका नाम देव माली जो खाका है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने उर्दू की जाए पैदाइश किसे करार दिया? अब देखिए यहाँ पे उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं उस पे सवाल आ गया है। इससे सभी उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर सवाल बनता है, इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको वर्बली कुछ नज़रियात सुना दूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करें तो उन्होंने आब हयात में लिखा, क्या लिखा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान यानी कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली, यानी कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली। ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इस नज़रिया को मीर अम्मान, सर सैयद और इमाम बख्श और सैयद शमसुल्लाह कादरी जैसे माहिरीन लिसानियात ने कुछ हद तक सही करार दिया। ठीक है, उसके बाद आए महमूद शीरानी। महमूद शीरानी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था पंजाब में उर्दू। उसमें इन्होंने ये ख्याल जाहिर किया कि उर्दू की दागबेल पंजाब के इलाके में पड़ी। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर सुहेल बुखारी का नज़रिया आता है जिन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया। फिर शौकत सब्जवारी आए, उन्होंने दुआबे गंगो जमन और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया और उन्होंने लिखा कि उर्दू पाली ज़बान से निकली है। शौकत सब्जवारी का नज़रिया क्या है कि दुआबे गंगो जमन और हरियाणा में उर्दू का मस्कन है और ये जो निकली है पाली ज़बान से निकली है। उसके बाद जो सवाल आपसे पूछा गया मसूद हुसैन खां का नज़रिया, ये देख लीजिए। मसूद हुसैन खां ने लिखा कि सरज़मीन दिल्ली और उसके गिरदो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि नवाह दिल्ली की बोलियाँ और उर्दू का असल मंबा और हज़रत दिल्ली इसके हकीकी मौलिद व मंशा हैं, यानी कि उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली करार दिया। किसने? प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा है कि मसूद हुसैन खान ने उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ करार दिया, तो दिल्ली और उसके गर्दो निवाह को। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सुलेमान नदवी की भी बात कर लेते हैं। सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सेहरा सिंध के सर बांधा। उसके बाद मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की बात करें तो इन्होंने कहा कि उर्दू पर हरियाणवी ज़बान के असरात हैं। उसके बाद अख्तर ओरेनवी ने उर्दू के मगधी से निकलने की बात कही। फिर नसीरुद्दीन हाशमी, इन्होंने कहा कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। और डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया। तो ये सब नज़रियात हैं, मैंने डिटेल में आपसे वर्बली बता दिया। कभी इस पे मैं क्लास लेके आऊँगा रिटेन में तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं इससे रिलेटेड और जानकारी हासिल करना तो उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुतल्लिक नज़रियात ये सर्च कीजिएगा तो हमारी वीडियो आपको मिलेगी, उसमें आपको डिटेल से समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये हदायकुल बलागत का तर्जुमा किसने किया था? हदायकुल बलागत का उर्दू तर्जुमा क्या डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया था, गुलाम गौस बेखबर ने, या इमाम बख्श साहबाई ने, या फिर फ़कीर मोहम्मद खां गोया ने? तो इमाम बख्श साहबाई ने हदायकुल बलागत का उर्दू तर्जुमा किया था। ठीक है, इमाम बख्श साहबाई ये दिल्ली कॉलेज से रिलेटेड हैं। चलिए, मुअर्रा नज़्म किसे कहते हैं? मुअर्रा नज़्म किसे कहते हैं? क्या वो नज़्म जिसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी न हो, या फिर जिसमें रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी लाजमी हो, वो होगी मुअर्रा नज़्म।
या फिर जिनमें 2 काफ़िया हर शेर में हो या फिर जिनमें वज़न ज़रूरी ना हो। तो मुअर्रा नज़म वो नज़म होती है जिसमें काफ़िया और रदीफ़ की कोई पाबंदी नहीं हो। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। वो कौन सी नज़म है जिसमें अरकान बहर कम या ज़्यादा होते हैं? जिसमें बहर के जो रुकन है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। क्या वो पाबंद नज़म है, नज़म मुअर्रा है, या सिनफ़े नश्म है, या फिर आज़ाद नज़म है? तो आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म है जिसमें अरकान बहर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में ये पूछा जा रहा है कि मौलाना इस्माइल मेरठी ने फ़ारसी ज़बान की तालीम किस आलिम से हासिल की थी? मौलाना इस्माइल मेरठी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनको बच्चों का शायर कहा जाता है, ठीक है। इस्माइल मेरठी ने अपनी फ़ारसी ज़बान की तालीम किस आलिम से हासिल की? इसका जवाब आप लोगों को खुद ढूंढना है और कमेंट में लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में ये कहा जा रहा है कि सज्जाद ज़हीर ने अपने क़याम लंदन के दौरान किस अदबी शख्सियत की कोशिश से अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद डाली थी? प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक, इसकी जो बुनियाद पड़ी थी वो लंदन में 1936 में पड़ी थी। कुछ इंडियन स्टूडेंट थे जिनमें सज्जाद ज़हीर का नाम आता है। इसके अलावा मुल्क राज आनंद, मोहम्मद दीन तासीर, डॉक्टर ज्योति घोष और प्रमोद सेन गुप्ता। कौन कौन? मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता और दीन मोहम्मद तासीर। ये सभी लोग थे जिन्होंने मिलकर अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली थी। यहाँ पे पूछा है कि सज्जाद ज़हीर ने किसकी मदद से अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की तश्कील की? तो यहाँ पे मुल्क राज आनंद आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए, ख्वाजा मीर दर्द का सिलसिला नसब जो है वो किससे मिलता है? तो ख्वाजा मीर दर्द का सिलसिला नसब मिलता है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। नज़्म शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? अब देखिए, अल्लामा इकबाल के मजमूए कलाम को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मजमूए कलाम पूछ देता है। कभी कभी क्या पूछ देता है? इसकी तरतीब पूछ देता है कि उर्दू के जो अल्लामा इकबाल के मजमूए कलाम हैं नज़्मों के, उसकी तरतीब। तो बांगे दरा जो है ये 1924 में पहली बार लिखी गई, यानी कि सबसे पहले 1924 में बांगे दरा। उसके बाद दूसरा 1935 में आपका बाले जिब्रील। तो दूसरे नंबर पर 1935 में बाले जिब्रील ये हुई, लिखी गई। उसके बाद तीसरे पर ज़रबे कलीम। यहाँ पर ज़रबे कलीम की स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा, इस तरह से ज़रबे कलीम होगा, ठीक है, ज़रबे कलीम। तो ज़रबे कलीम लिखी गई थी 1936 में। और सबसे बाद में अरमगान हिजाज लिखी गई थी कब? 1938 में। और अरमगान हिजाज में उर्दू के अलावा फ़ारसी की भी नज़में थीं, ठीक है। 1938 में लिखी गई थी अरमगान हिजाज। तो तरतीब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बांगे दरा, फिर बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। अब देखिए, बांगे दरा में चारों जो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे चूँकि पूछा है कि शुआए उम्मीद किस मजमूए कलाम में शामिल थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो चारों मजमूए कलाम हैं उनकी जो मशहूर नज़में मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले बांगे दरा की नज़मों की बात करें तो बांगे दरा में हिमालया बहुत ही मशहूर नज़म थी। तराने हिंदी जो हम लोग पढ़ते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके अलावा शिकवा, जवाब शिकवा, उसके बाद लेनिन खुदा के हुजूर में, और शमा व शायर। ये सभी नज़में अल्लामा इकबाल की बांगे दरा में थीं। बाले जिब्रील की बात करें तो उसमें लाले सेहरा और साकी नामा, ज़ौक़ शौक़, ये सब नज़में किसमें थीं? बाले जिब्रील में, जो दूसरे नंबर का था। तीसरे नंबर का ज़रबे कलीम था। तो ज़रबे कलीम जो है इसमें शुआए उम्मीद थी। तो पूछा ना, नज़्म शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है?
तो ज़रब कलीम में है, तो यहाँ पे ज़रब कलीम जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही है। अरमगान हिजाज, इसमें फ़ारसी की भी कुछ नज़में थी, लेकिन उर्दू की जो नज़्म थी उसका नाम था इब्लीस की मजलिस शूरा। इब्लीस की मजलिस शूरा किस में है? अरमगान हिजाज में शामिल है। चलिए, साहिब फराश होना, ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ऐसा बीमार होना कि चारपाई से न उठ सके, इसको हम कहते हैं साहिब फराश होना। सॉरी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अर्जी करने या अर्जी पेश करने वाले को क्या कहते हैं? मुबस्सिर, मुल्तमिस, हुक्म दहिंदा या फिर मुफस्सिर? तो अर्जी करने वाला या फिर अर्जी पेश करने वाले को हम मुल्तमिस कहते हैं। जो इल्तिमास करता है, जो अर्जी देता है, उसको मुल्तमिस कहा जाता है। दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल की निगरानी में कायम की गई अदबी अंजुमन के रूहे रवां कौन से दो हजरात थे? तो इमाम बख्श साहबाई और मास्टर रामचंद्र, ये दोनों जो प्रिंसिपल की निगरानी में कायम की गई अदबी अंजुमन थी, उसके सर्वे सर्वा आलिनवन रूहे रवां थे। कौन? इमाम बख्श साहबाई और मास्टर रामचंद्र। ठीक है, दिल्ली कॉलेज से मुताल्लिक कुछ चीज़ें पिछली जो सवाल आया था उसमें बताया गया था कि 1825 में ये कायम हुआ। इसके पहले प्रिंसिपल टेलर थे, दो फिर स्प्रिंगर भी इसके क्या बने प्रिंसिपल। उसके बाद 1857 की क्रांति के वक्त ये बंद हो गया, फिर 1864 में दोबारा खुला। ठीक है, और दिल्ली कॉलेज से मुताल्लिक एक किताब मौलवी अब्दुल हक ने लिखी थी, मरहूम दिल्ली कॉलेज। ठीक है, तो ये सभी बातें पीछे बताई जा चुकी हैं, रिवीजन के लिए फिर से दोहरा दिया गया। कृष्णचंद्र के बुजुर्गों का ताल्लुक किस खित्ते से था? तो कृष्णचंद्र के जो आबा व अजदाद थे, जो बुजुर्ग थे, वो खित्ता कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, गुजरानवाल में पैदा हुए, लेकिन इनके आबा व अजदाद खित्ता कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे। अकबर इलाहाबादी शेर गोई में किससे तलम्मुज़ रखते थे? यानी कि अकबर इलाहाबादी के उस्ताद कौन थे? तो देखिए, अकबर इलाहाबादी के बारे में पहले थोड़ा सा जान जाइए। इनको लिसानुल अस्र कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ऊपर आप देखेंगे पिछली वीडियो में मैंने ये जिक्र किया, लिसानुल अस्र कहते हैं अकबर इलाहाबादी को। इनके जो उस्ताद हैं गुलाम हुसैन वहीद इलाहाबादी, और वहीद जो थे ये ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे। तो अकबर इलाहाबादी शेर गोई में किससे तलम्मुज़ रखते हैं? वहीद शागिर्द आतिश से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अकबर इलाहाबादी की कुछ नज़में जो कि बहुत मशहूर हैं, अक्सर इम्तिहान में पूछ ली जाती हैं, उनको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तालीम निस्वां किसकी है? अकबर इलाहाबादी की। बरक़े कलीसा बहुत मशहूर नज़म है, 1907 में इन्होंने लिखी थी, बरक़े कलीसा अकबर इलाहाबादी के। इसके अलावा जलवे दरबार दिल्ली, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, मिस्सीमी बदन, ठीक है, ये सब गांधीनामा, कज़िन सबा और मदरसा अलीगढ़, ये सब अकबर इलाहाबादी की ही नज़में हैं। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। दबिस्तान लखनऊ से मुताल्लिक किस शायर ने शायरी को मुरस्सा साज का नाम बताया? मैं एक शेर सुनाऊँ? बंदिशे अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। अब बताइए इसका जवाब। तो दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश शायरी को मुरस्सा साज कहते हैं। वो कहते हैं कि बंदिशे अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। ठीक है, तो मुरस्सा साज शायरी को ख्वाजा हैदर अली आतिश ने बताया। क्वेश्चन नंबर 46 में ये पूछा जा रहा है कि शिबली नोमानी ने अरबी माकुलात और फ़लसफ़े की तालीम किस मशहूर आलिम से हासिल की? तो यहाँ पे शिबली नोमानी ने किस मशहूर आलिम से माकुलात और फ़लसफ़े की
तालीम हासिल की, इससे मुतालिक मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब मैं एक बार देख लूँगा, फिर इसका जवाब मैं दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, खाका निगारी के लिए कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है? तो खाका निगारी के लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है उसको हम याद निगारी कहते हैं। ख्वाजा फरतुल्लाह बेग काफ़ी मशहूर है खाका निगारी के लिए। ठीक है, उन्होंने लिखा डिट्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़बानी, ये खाका बहुत मशहूर हुआ उनका, मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग का। एक वसीयत की तामील भी उनका एक खाका है। ठीक है, और खाका निगारी के लिए मौलवी अब्दुल हक भी बहुत मशहूर है, नामदेव माली खाका उन्होंने लिखा था। चलिए 48वां सवाल यह है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की जो तख्लीक है मच्छर, ठीक है, किस सिन्फ के ज़ुमरे में आती है? तो ये इंशाइया है मच्छर। ठीक है, इसके अलावा झिंगुर का जनाजा भी इनका ही है। ठीक है, झिंगुर का जनाजा। ठीक है, इसके अलावा सिपारे दिल, ये भी ख्वाजा हसन निज़ामी की ही तसनीफ़ है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि मिंदर झील में से खाका निगारी की मिसाल कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया था फरतुल्लाह बेग का खाका है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, तो ये क्या है? ये फरतुल्लाह बेग का खाका है जिन्होंने लिखा था, और ये लिखा है नज़ीर अहमद के ऊपर, तो ये खाका निगारी की मिसाल हो गई। आज का आखिरी सवाल, मशहूर ज़माना नज़्म एक देहाती लड़की का गीत, ये मशहूर ज़माना नज़्म किस शायर की है? अफसर मेरठी की, आगा हश्र कश्मीरी की, अख्तर शीरानी की, या फिर इस्माइल मेरठी की? एक देहाती लड़की का गीत, रूमानी शायर कहे जाने वाले अख्तर शीरानी की ये बहुत ही मशहूर नज़्म है। ठीक है, तो एक देहाती लड़की का गीत किसकी है? अख्तर शीरानी की है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस पिछली 2 वीडियोज़ में हमने सॉल्व कर लिए, उसके बाद 51 से लेकर के आगे के सवाल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहाँ पे मैं एक सवाल आपके लिए दिए जा रहा हूँ, चूँकि मैंने उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुतल्लिक जो नज़रियात हैं उनको मैंने वर्बली बताया था। अगर आप लोगों ने वो नज़रियात ध्यान से सुने होंगे तो इसका जवाब आपको पता होगा। किस मुहक्किक के मुताबिक उर्दू की इब्तिदा दक्कन से हुई? क्या वो महमूद शीरानी है, एहतशाम हुसैन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, या फिर नसरुद्दीन हाशमी है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।